नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत प्रॉपर वे में चल रही होगी। एग्ज़ाम्स आ गए हैं, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है और सामने आपके पेट वगैरह के भी जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उनके लिए एग्ज़ाम्स भी हैं। तो ये पूरा टाइम आपका काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी क्रूशियल टाइम चल रहा है आप लोगों का। तो आप लोग मेहनत कर ही रहे होंगे और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग मेहनत कंटिन्यू स्टार्ट कर दें। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। पूरी टीम हम लोगों की पूरी तरह से आप लोगों के लिए लगी हुई है। प्रत्येक सब्जेक्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसी है उसके तहत हम लोग पूरी तरह से कार्य भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो आप लोग भी सीरियसली इस चीज़ को ध्यान दें और पढ़ें सीरियसली, ठीक है। किसी चीज़ को बहुत लाइटली ना लें। उसको जब आप लाइटली लेंगे तो सक्सेस आपसे 2 कदम दूर होती चली जाएगी। इस नाते सीरियसली किसी चीज़ को लीजिए और खूब मेहनत करिए, खूब वर्कआउट करिए स्टडी को लेकर के, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रश्नों की भी श्रृंखला स्टार्ट कर दी है। प्रत्येक टॉपिक जो पढ़ाए गए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट्स के, उनके प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट कर दी जा रही है। उसमें सारे क्वेश्चंस संभावित जितने हैं वो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस के रूप में आपके हैं। और कुछ एक जो परीक्षाओं में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनसे भी रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस हैं। बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। जैसा भी हम लोगों ने लास्ट डे जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया वो आप लोगों के लिए प्रियम्बल से रिलेटेड था, उद्देश्य का प्रस्तावना से संबंधित था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, सीरीज थी। वो क्वेश्चन अगर यदि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि प्रियम्बल से कोई क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो इसी तरह से आगे संघ और राज्य क्षेत्र का भी वीडियो आप लोगों को 2-1 दिनों में मिल जाएगा। इसी क्रम में चलता रहेगा। आप लोग पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे टॉपिक्स आपको टॉपिक वाइज आपको पॉइंट मिलेंगे, आपको चैप्टर्स मिलेंगे जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसान हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर मिसलेनियस टेस्ट पेपर भी आपको कुछ दिन पहले आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा और आप लोग करेंगे उसको। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और अच्छे से सीरियसली पढ़िए। अगर सक्सेस होना है तो, सक्सेस पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आइए, हम लोगों ने लास्ट डे देखा था पंचायतों के संदर्भ में। आज हम लोग उसी के क्रम में चलेंगे, नगर पालिका के संदर्भ में आ जाएंगे। आज नगर पंचायतों के संदर्भ में आइए, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता की जो समिति थी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, उसके बाद की स्थिति को लेकर के ये बनाई गई है। नगर पंचायतों के संदर्भ में है। आपने देखा लास्ट डे आप लोगों ने देखा था कि ग्रामीण स्तर पर जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं वो किस रूप में अपना कार्य करती हैं, उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनके बारे में हम लोगों ने विशद रूप से डिटेल में देख लिया था। आज हम लोग नगर पंचायतों के संदर्भ में देखेंगे। तो पहले सवाल खड़ा होता है कि नगर पंचायत होती क्या है और नगर पंचायतों का इस्टेब्लिश कब हुआ और ये कब से है, इस मतलब मीन्स ये कब से अस्तित्व में पूर्ण रूप से आया, क्या ये कोई नई संस्था है या प्राचीन काल से ये रही है, ये सब थोड़ा बिंदु पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद में पॉइंट पे आते हैं अपने 74वें संविधान संशोधन पे। फिर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुसूची 12 हमारी जोड़ी गई है वो उसके बारे में बात करेंगे। कितने विषय इसमें है उसके बारे में चर्चाएँ करेंगे। फिर इसके बाद में इसकी शक्तियाँ, इसके निर्वाचन, वित्त आयोग और तमाम सारे बिंदुओं पे, पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आज हम लोग विशेष रूप से इसमें जानने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे ग्रामीण व्यवस्था हमारी मौर्य काल से लेकर के, मैंने बताया था मुगल काल तक, मतलब काल से ही भारतवर्ष में एक तरह से कहिए विद्यमान थी। उसी तरह से ये हमारी नगरीय सभ्यता भी जो है ये आज की नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ रही है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का जो पहला एक तरह से कहिए मेट्रोपॉलिटन सिटी या नगरीय क्षेत्र के रूप में अगर देखा जाएगा तो 3 क्षेत्र आप देखते हैं। महाराष्ट्र का मुंबई आपको दिखाई देता है, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता आपको दिखाई देता है और चेन्नई जो आपका है, तमिलनाडु का चेन्नई आपको दिखाई देता है, जो कि पहले मद्रास हुआ करता था। तो ये जो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जो बड़े महानगर के रूप में आप देखते हैं, जहाँ पे करोड़ों की आबादी इनकी है, इन महानगरों की, वो नगर आज के नहीं बने हुए हैं बच्चों। ये बहुत पुराने प्राचीन काल के नगर हैं, ये बहुत पहले के नगर हैं। तो हमारे यहाँ जो नगर पालिकाएँ और नगरों की जो व्यवस्था रही है ये अंग्रेज़ों के काल से ही मतलब बनी रही है हमारे यहाँ। तो अंग्रेज भी जो थे वो शुरुआती दौर में ही अंग्रेज़ों ने
इस चीज़ को लेकर के मतलब एक तरह से नगरीय सभ्यता को लेकर के उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का प्रयास किया जो नगरीय क्षेत्र में सूट करे, नगरीय क्षेत्र के लिए जो बने। ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था अलग रहती है और शहरी क्षेत्र की व्यवस्था आज अलग दिखाई देती है, क्योंकि शहरों में बहुत सारे संसाधन सुविधाएं आप लोग देखते हैं, जैसे सड़कें हैं, सार्वजनिक शौचालय हैं, पानी है, लाइट्स हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, हॉस्पिटल हैं, तमाम सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में कम देखने को मिलेंगी या नहीं देखने को मिलेंगी। शहरी क्षेत्र में सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे टैक्सेस वगैरह भी आप देखते होंगे, आप अगर शहरी क्षेत्र में आप रहते होंगे तो आपके मकान के टैक्स आते होंगे, पानी का टैक्स आपको देना पड़ता होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन चीज़ों के लिए सुविधाएँ नहीं हैं, मतलब ये उनसे टैक्स नहीं लिए जाते हैं। तो हमसे अगर यहाँ शहरी क्षेत्र में हम रहते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ता है, तो उसके बदले में वो सुविधाएँ भी हमको बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये तमाम सारे विषय हैं। तो हमारे यहाँ जो सभ्यता है, नगरीय सभ्यता, ये बहुत प्राचीन काल से ही रही है, ठीक है। और लगभग इसके बारे में अगर आप देखेंगे, नगरीय जो प्रशासन है वो प्राचीन काल से ही प्रचलन में रहा है, ये कोई आधुनिक बात नहीं है। जैसे ग्रामीण सभ्यता हमारे यहाँ मतलब ग्राम पंचायतों की जो सभ्यता विकसित थी प्राचीन काल से, उसी तरह से नगरीय सभ्यता भी हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही रही है। लेकिन इसको अगर कानूनी रूप में अगर हम देखेंगे कि क्या नगरीय सभ्यता को लेकर के कानून रूप में कब से आया, तो जानते ही आप कि अंग्रेज जब हमारे यहाँ थे तो अंग्रेजों ने ही सारी चीज़ की स्टार्टिंग की। ग्राम पंचायतों के संदर्भ में भी देखा, अंग्रेजों की बहुत सारी देन है हमारी। 1919 के अधिनियम में आपने देखा था, ग्राम पंचायत जब पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा कि ग्राम पंचायतों के लिए और नगर पंचायतों के लिए स्पष्ट प्रावधान जो 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया है, डिटेल रूप में आपको बताया था मैंने। आज फिर आगे देखेंगे तो ये व्यवस्था तो वहाँ की गई, लेकिन उसके पहले की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में देखेंगे। तो 1687 ईस्वी में सबसे पहले, पहली बार, तिथि याद रखिएगा थोड़ा सा, सर्वप्रथम सबसे पहले 1687 ईस्वी में जो है इसे कानूनी रूप दिया गया। नगर निगम, नगर निकाय को लेकर के कानूनी रूप जो कानून बनाए गए इसके संदर्भ में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा 1687 ईस्वी में दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक संस्था की स्थापना की गई। तो ये चीज़ आपको भी मैंने बताया कि जैसे 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो आज भी हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर हैं और सबसे बड़े स्तर पे, बड़े क्षेत्रफल में ये इनका विस्तार है। तो सबसे पहले मद्रास जो सिटी थी वो हमारा नगर निगम की स्थापना वहाँ अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले आधिकारिक रूप से जो घोषणा की गई थी, पुष्टि की गई थी, वो कहाँ पे की गई थी? मद्रास में की गई थी। फिर मद्रास के बाद में आगे देखेंगे अभी तो फिर कलकत्ता और मुंबई को भी आगे शामिल कर लिया जाएगा। आगे के 1700 जो है 93 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा उसमें भी कर लिया जाएगा। तो आप पहले ध्यान रखिएगा कि 1687 ईस्वी में सबसे पहले जो है इसे कानूनी रूप दिया गया था, और उसके बाद में जब ब्रिटिश सरकार ने मद्रास के लिए नगर निगम की स्थापना की थी। देन इसके बाद में अंग्रेजों ने जो 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है, उस चार्टर्ड एक्ट के तहत ये क्या करते हैं, 3 मेट्रोपॉलिटन सिटी, मद्रास जो पहले मद्रास था आज जो है चेन्नई कहलाता है, वो पुराने इनके नाम मैं पहले आपको जिक्र करूंगा। तो यहाँ पे नाम आपके पुराने लिखे हुए हैं। जैसे आज कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता हुआ करता था, आज मुंबई कहते हैं, पहले बम्बई हुआ करता था, ठीक है। तो बम्बई था, कलकत्ता और मद्रास, 3 शहरों में नगर पंचायतों के लिए, ठीक है, या नगर निगमों के लिए व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, ठीक है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा। और उन्हें वैधानिक अधिकार भी कुछ दिए गए थे, यानी कि कुछ कानूनी अधिकार उनको दिए गए थे कि जिससे कि वो अपने यहाँ का जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालित कर सकें। बहुत सारी शक्तियाँ दी जाती हैं नगर पालिका, जैसे ग्राम पंचायत के पास अपनी निधि होती है, ग्राम प्रधान क्या करते हैं, उस निधि का प्रयोग करते हुए पूरे ग्राम सभा के निर्माण के लिए कार्य करते हैं। लास्ट में आपने देखा, लास्ट वीडियो में। अभी आज में देखेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है, नगर पालिका सड़कों का निर्माण कराती है, नालियों का निर्माण करती है, पानियों की सप्लाई की व्यवस्था कराती है ना, बहुत सारी चीज़ों की ऐसी फैसिलिटीज़ जो आपको दिलाती है। जैसे आपके कचड़े हैं, कचड़ों को का सही ढंग से निस्तारण करना, बड़ी नालियों का निर्माण कराना, जिससे पानी की जो सीवेज हैं वो बेहतर तरीके से हो सके। बहुत सारे ऐसे कार्य कराते हैं जिससे कि आपको एहसास होता है कि जैसे अभी सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही थी कि क्लीन सिटी है ना, क्लीन सिटी को लेकर के देखिए लोग उसमें प्रतिस्पर्धा, ग्रीन एंड क्लीन सिटी के बारे में लोग मतलब प्रोजेक्ट अपना लेकर के आए थे। उसमें शहरों में पौधों को लगाना, पार्कों की स्थापना करना। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, जिन शहरों में आप लोग दिल्ली, मुंबई या इस तरह के शहरों में आपने गए होंगे, लखनऊ जैसे शहरों में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा अच्छे अच्छे पार्कों की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, वो सब क्या होती है, सब सरकार की देन होती है। नगर निगम जो होता है वहाँ का वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर 1787
1793 के जो चार्टर्ड एक्ट में क्या किया गया था कि इन 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नगर निगम की स्थापना की गई थी और उनको कुछ वित्तीय सहायता मतलब शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है, जिसे निर्णय ले सके। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आधिकारिक रूप से अभी मैंने आपसे चर्चा की 1919 का जो अधिनियम था के द्वारा नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर दोनों के लिए किया गया था, एक तो ग्राम पंचायतों के लिए, दूसरा नगर निगमों के लिए भी व्यवस्था बताई गई, नगर पंचायतों के लिए व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे है और इसी की ही देन है कि 1924 और 25 में जवाहरलाल नेहरू जी नगर पालिका इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 2 वर्ष लगातार ये रहते हैं, चुनाव के द्वारा जीत करके आते हैं और वहाँ पर रहते हैं। तो ये इसके संदर्भ में था, जवाहरलाल नेहरू ने 1924 और 25 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या किया जाता है, अब तो मेन एक्चुअल बात आ जाएगी जहाँ पर हम लोगों ने 73वां संविधान संशोधन, ये तो हमारा हिस्टोरिकल इतिहास हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आप लोगों ने देखा था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश थी त्रिस्तरीय पंचायत को, उसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ठीक है। किस किस प्रक्रिया में लागू किया गया था, उसी समय जिस समय 73वां संविधान संशोधन संसद में पारित हुआ उसी के साथ ही साथ, जस्ट उसके साथ ही साथ दोनों विधेयक 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों साथ लाए गए थे और दोनों साथ पारित भी हुए सदन से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है तिथि, मैंने लास्ट डे आप लोगों को बताया ही था कि 22 और 23 दिसंबर 1992 को 22 और 23 दिसंबर 1992 को ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों बिल एक ही साथ लाए गए थे, दोनों बिल एक ही साथ पारित हुए। तो 22 दिसंबर को लोकसभा से और 23 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हो जाते हैं और फिर उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के पास जाते हैं और राष्ट्रपति महोदय को 20 अप्रैल को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं इसको, 20 अप्रैल 1993 में। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे सत्र 3 तरह के सत्र चलते हैं ना बच्चों, शीतकालीन सत्र है, बजट सत्र है और मानसून सत्र है, ठीक 3 तरह के सत्र होते हैं। तो शीतकालीन सत्र में ये बजट लाया गया था, ठीक है, ये अधिनियम लाया गया था, ठीक है, लेकिन ये पारित होते हुए नेक्स्ट वर्ष में चला जाता। तो आप तिथियों को ध्यान में रखिएगा, आया था 92 में, पारित हुआ 93 में, ठीक है। तो क्या हुआ कि 22 अप्रैल को लोकसभा में और 22 दिसंबर को लोकसभा में और 23 दिसंबर को राज्यसभा से पारित होने के बाद में 20 अप्रैल को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति भी उसको मिल जाती है और ये एक तरह से कानून रूप में आ जाता है। लेकिन आप देखते हैं 24 अप्रैल को सबसे पहले, चूंकि 73वां जो संविधान संशोधन था ग्राम पंचायतों को लेकर के, वो क्या 24 अप्रैल को पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में 1993 में लागू कर दिया गया था। लेकिन ये थोड़े से आगे जा करके 1 महीने 2 महीने के अंतराल पे जो है 1 जून 1993 को पूर्ण रूप से नगरीय व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रावधान कर दिया जाता है। तो ये तिथि वही है आपकी, 1 जून 1993 को ये लागू कर दिया जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद से। यानी तिथियां सेम, जो 73वें संविधान संशोधन की और 74वें संविधान संशोधन की थी, वो दोनों तिथियां सेम थी लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होने की, राष्ट्रपति की स्वीकृति की भी तिथियां सेम थी। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो किया गया वो 24 अप्रैल को पहले ग्राम पंचायतों को किया गया, फिर उसके बाद में 1 जून को 1993 में नगरीय व्यवस्था को, नगर पालिका को, नगर पंचायतों की व्यवस्था को स्टैब्लिश कर दिया गया। उम्मीद है समझे होंगे अभी तक की बात को आप, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि इस अधिनियम में देखिए कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या प्रावधान किया गया। और जब ये संविधान संशोधन किया गया बच्चों, तो पहले क्या, पहले भाग 9 हुआ करता था, तो भाग 9 में 9 का जोड़ा गया, भाग 9 में पंचायतों के संदर्भ में है, इसमें सुधार करके बेटा भाग 9 का ऐड किया गया। भाग 9 का में जो है पंचायतों के संदर्भ में बातें बताई गई और इसमें अनुच्छेद कुल 18 अनुच्छेदों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। ये तिथि थोड़ी ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट होता है 243 त से लेकर के 243 य छ तक, यानी कुल टोटल 18 नए अनुच्छेद इसमें जोड़ दिए जाते हैं। किसमें, भाग 9 क में, जो कि किससे संबंधित है, नगर पंचायतों के संदर्भ में है या नगर पालिकाओं के बारे में विशद रूप से बताता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। और इसी के साथ साथ क्या किया गया था, एक अनुसूची भी आपकी जोड़ी गई थी। जैसे कि भाग 9 में आपने देखा था ग्राम पंचायतों में अनुसूची 11 जोड़ी गई थी बच्चों, उसमें क्या थे, 16 अनुच्छेद थे कुल टोटल ऐड किए गए थे। यहाँ पर आपके नगर पालिका नगर निगम से संबंध 18 अनुच्छेद हैं, 18 अनुच्छेदों का इसमें उल्लेख किया गया और अनुसूची 12वीं अनुसूची इसमें मेंशन की गई है। क्या की गई है, मेंशन, जोड़ी गई है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 12वीं अनुसूची किससे संदर्भित है, किससे संबंधित, नगर निगम नगरीय प्रशासन से या नगर पालिका के संदर्भ में
उसमें बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अनुच्छेद 243Q ये क्या कहता है बेटा, ये नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बात करता है। कौन सा? अनुच्छेद 243Q जो बताता है वह नगर पालिकाओं के गठन के संदर्भ में। अब नगर पालिकाएं कैसे होती हैं, किस स्तर पे होती हैं? जैसा कि देखिए आप दो ही व्यवस्थाएं, एक तो ग्रामीण व्यवस्था, दूसरी नगरीय व्यवस्था। अब नगरीय व्यवस्था में आएंगे तो नगर किसे कहते हैं? जहां पर शहरी आबादी हो, शहरी जनसंख्या, उसे नगर कहेंगे हम। एक तरह से अगर हम व्यवहारिकता में देखें तो उसे नगर कहेंगे। लेकिन नगर के स्वरूप भी तो भिन्न भिन्न होते हैं। एक नगरीय स्वरूप होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का कभी रहा होता है और धीरे धीरे आधुनिक होकर के वो एक अच्छे से आधुनिक कस्बे के रूप में डेवलप हो जाता है। जैसे शहरी क्षेत्र होता है लगभग उस स्थिति में आ जाता है, यानी कि नया नया कोई ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में विकसित हुआ हो, वो आपका एक स्टार्टिंग फेज होता है। दूसरा आपका होता है सिटी होती है, जो कोई शहर होता है, पूरा शहरी क्षेत्र, जिसमें सिटी मतलब शहरी क्षेत्र हो ही गया। तो सिटी आपका जो होता है वो एक क्षेत्र व्यवस्था आपकी आती है। और तीसरी आती है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, बहुत बड़े बड़े शहर होगा, जैसे आप बात हम लोगों ने मद्रास की यानी चेन्नई की, मुंबई की, लखनऊ की, कानपुर की, गोरखपुर की, ये सब बड़े बड़े क्या नगर निगम हैं। ठीक है, तो एक तो नगर पंचायत होती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बारे में हम लोगों ने उल्लेख किया है। एक तो नगर पंचायत होती है, यानी कि जो शुरुआती दौर में ग्रामीण क्षेत्रों से विकसित होकर के, जो आप लोगों ने देखा होगा अपने क्षेत्र विशेष में, तो आप सोचेंगे कि ये कस्बा है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, जहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा आबादी हो जाती है। एक लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड क्षेत्र में, कुछ वर्ग किलोमीटर के एरिया में काफ़ी घनी आबादी हो जाती है। वहाँ पर संसाधन लगभग शहरी सुविधाएँ हर वो सुविधाएँ उपलब्ध होने लगती हैं लगभग करीब में, जो सिटी में होती हैं, तो उसे कस्बा घोषित कर दिया जाता है। फिर वहाँ ग्राम पंचायत की व्यवस्था को समाप्त करके नगर पंचायत की व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। उम्मीद है समझे होंगे आप लोग। तो ये क्या, शहरों की स्टार्टिंग फेज के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें नगर पंचायत वहाँ पर स्टेब्लिश की जाती है। और दूसरा होता है नगर पालिका परिषद, यानी कि प्रत्येक सिटी, जो जिले, आप एक तरह से इसको समझ सकते हैं, एक जिले, जितने भी आपके जिले हैं वो सब क्या है, नगर पालिका परिषद हैं। सभी नगरों जिलों में क्या है, नगर पालिका, जो शहर है नगर पालिका परिषद है। और एक शहर में लगभग कई कस्बे होते हैं बच्चों, तो तहसीलें मोस्टली कस्बों में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं कि हर तहसील कस्बा ही हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि हर तहसील कस्बे में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक तरह से कहिए जहाँ पे तहसीलें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नगर पंचायतों का रूप एक समय में धारण कर लेती हैं। अगर आज वर्तमान में कहीं ऐसा होगा कि नहीं है, तो आगे देखेंगे आप, वो भी आगे के 10, 20, 25, 50 वर्षों में वो भी एक शहरी क्षेत्र का रूप ले लेगा। तो वहाँ पर ग्रामीण जो व्यवस्था आज की डेट में दिख रही होगी, वहाँ पर नगर पंचायत का इस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो जितने भी जिले मैंने बताए, शहर, छोटे शहर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नगर पालिका परिषद होगी। और जो थोड़े बड़े शहर हैं, जैसा मैंने बताया कि कानपुर है, लखनऊ है, गोरखपुर है, बहुत सारे शहरों के बारे में आप देख लीजिए, तो तमाम सारे जो शहर हैं वो आपके, इंदौर है, भोपाल है, कुछ भी आप ले लीजिए, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर क्या, नगर पालिका परिषद होगी। और अगर उससे बड़े शहर हैं, ठीक है, बड़े शहर हैं, वहाँ पर क्या, नगर निगम की स्थापना कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बड़े बड़े शहरों के बारे में बताया आपको, ये यहाँ पर नगर निगम होगा। जैसे गोरखपुर, लखनऊ और ये सब मैंने बताया ना, यहाँ नगर निगम की व्यवस्था होगी। छोटे शहरों में बेटा वो नगर पालिका परिषद की स्थापना होगी। तो 3 स्तर की व्यवस्था आपको समझ में आई, नहीं कि छोटे शहर नगर पालिका परिषद, बड़े शहर नगर निगम। क्लियर? ठीक है, तो ये इस तरह से। और कभी कभी क्या हुआ, नगर पालिका परिषद अगर शुरुआती दौर में छोटे हैं, आगे चल करके वो नगर निगम में कन्वर्ट हो। जैसे गोरखपुर पहले था, वो क्या, नगर पालिका परिषद था, आज क्या है, नगर निगम है। तो इस तरह से समय के साथ परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, तो ये 3 स्तर की व्यवस्था होती है, कि 3 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। और सभी के जो है नगर पालिका अध्यक्ष सभी को कहा जाता है। और नगर निगम जो है आपका है, यहाँ पे इनको मेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं उनके पदों के, जो अध्यक्ष वहाँ के हुआ करते हैं नगर पालिका के, उनको ये कहा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक जो क्षेत्र होता है बच्चों, ये तीनों क्षेत्रों के बारे में किसी भी संरचना को आप उठा लीजिए, चाहे वो नगर पंचायत को उठा लीजिए, चाहे नगर पालिका परिषद को उठा लीजिए, और चाहे नगर निगम को ले लीजिए, पूरा जो क्षेत्र होता है वो वार्डों में कन्वर्ट होता है बच्चों, छोटे छोटे वार्डों में बटा होता है। ठीक है, वार्डों के मेंबर्स जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधियों, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं।
प्रत्येक वार्ड का एक मतलब उम्मीदवार खड़े होते हैं और कोई एक व्यक्ति उसमें जीतता है, उसे वार्ड का सदस्य घोषित कर दिया जाता है। और प्रत्येक वार्ड के सदस्यों जब चुनाव होकर के आ जाते हैं, इन्हीं में से ही कोई एक व्यक्ति चुन करके फिर मतलब इलेक्ट होता है, अपने में आपस में चुनाव करते हैं वो, फिर उसके बाद में अपना नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। ठीक है, तो उस रूप में आपस में वो प्रतिनिधि के रूप में अपना देख लिए जाते हैं। तो ये आपको संरचना मेरे ख्याल से समझ में आई होगी कि ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है शहरी क्षेत्र में। ये भी एक तरह से कहिए छोटे बड़े के आधार पर, यहाँ पे त्रिस्तरीय मत सोचिएगा, ये 3 स्तर के चरणबद्ध तरीके ये नहीं है। यहाँ पर कस्बा छोटा, कस्बा बड़ा और बहुत बड़ा, इस तरह से, यानी कि छोटा शहर, उससे बड़ा शहर और सबसे बड़ा शहर, ये इस तरह के क्रम में आप इसको चलेंगे। ठीक है, तो ये व्यवस्था तो यहाँ पर कर दी गई कि इन क्षेत्रों में मतलब नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम, जैसी वहाँ की संरचना होगी उस हिसाब से वो ये इन तीनों में से कोई एक संस्था इस्टेब्लिश होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है, यदि राज्यपाल के स्टेट की बात हो रही, चूँकि ये बेटा ये जो राज्यों में ही होंगे ना जिले, तो राज्य में ही होंगे, कोई भी जिला होगा वो किसी राज्य में ही तो होगा। तो अगर राज्यपाल महोदय के द्वारा कोई इंडस्ट्रियल एरिया मतलब घोषित किया गया है, औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो वहाँ पर फिर नगर पालिका या नगर निगम की एस्टेब्लिश उस क्षेत्र में नहीं होगा, चूँकि राज्यपाल द्वारा नगर निगम इसे घोषित मतलब उसको नगरीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। क्लियर? तो ये बात ये ध्यान रखिएगा कि किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरीय क्षेत्र या औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ नहीं घोषित किया जाएगा। अगर राज्यपाल के द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है तो वहाँ पर फिर क्या होगा, नगर निगम नहीं या नगर पालिका वहाँ पर नहीं वर्क करेगी। ठीक है, और प्रत्येक बड़े शहरों में आप देखें, जैसे गोरखपुर में देख लीजिए तो गीडा आपको दिखाई देगा, ये क्या औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या नगर निगम नगर पालिका होगी क्या? नहीं होगी। समझ रहे हैं ना बात? इसी तरह से कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जो घोषित है उसमें क्या होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से जहाँ भी जिन शहरों में आपको दिखाई देगा तो वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, आगे आइए देखते हैं कुछ और बातें। नगर पालिका की संरचना किस रूप में होती है, इसके बारे में देखते हैं। संरचनाएँ क्या हैं? किसी नगर पालिका के सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। नगर पालिका को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसे वार्ड कहा जाएगा। वही बात मैंने आपको बताई कि पूरी नगर पालिका जो होती है वो क्या करती है, छोटे छोटे नगरों में उसको प्रादेशिक क्षेत्रों को नहीं कि जैसे गांव होते हैं, पहले आप लोग गांव में अगर देखे होंगे, किसी भी क्षेत्र के आप रहने वाले, अगर शहर वाले हैं तो समझ रहे होंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो इसको समझिए थोड़ा। जैसे गाँव में कई सारे पूर्वे होते हैं, है ना, थोड़ी दूरी पर 10-20 मकान बने होते हैं, फिर थोड़ी दूरी पर 25-50 मकान बने होते हैं। ऐसे मकानों से मिल करके कभी कभी गांव का निर्माण होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे सारे गांव, सारी जनसंख्या एक ही जगह पे इस्टेब्लिश हो जाए। तो जैसे ये कई 20-20, 25-50 के जो मकानों को मिल करके ग्राम सभा का गठन किया जाता है, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे क्षेत्रों को बांट दिया जाता है और बांटने के बाद में फिर उसको वार्डों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वही बटे हुए क्षेत्र वार्ड के रूप में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वार्ड आपको दिखेंगे। आप देखेंगे कि जो आपका ग्राम होगा बच्चों, वह भी कई वार्डों में बटा हुआ होगा। ठीक है, वार्ड नंबर आप उसमें आप देखते हैं जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य इलेक्ट होते हैं, चुन करके आते हैं, वो भी क्या किए जाते हैं, अपने वार्ड से आते हैं। ठीक है, एक प्रधान प्रतिनिधि होता है जिसका प्रतिनिधि रूप से आप चुनाव करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सदस्यों का भी चुनाव आप करते हैं। ठीक है, तो सदस्य जो है वार्डों से ही आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सदस्य, जैसे कहते हैं कि ग्राम सदस्यता का चुनाव लड़ रहे हैं, तो सदस्यता का चुनाव अपने वार्ड में ही लड़ सकते हैं आप। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधानुरूप अपनी सुविधाएं देने के लिए एक तरह से कहिए कि ग्राम पंचायत, एक तरह से कहिए ग्राम विधान मंडल का निर्माण इन्हीं सदस्यों से होता है। तो यानी कि ग्राम सभा में लगभग 7 से लेकर के 10, 12, 15 सदस्यों का एक मतलब एक तरह से कहिए संसद का निर्माण होता है। तो पूरे गांव को लगभग 7 से लेकर के या 5, किसी बहुत छोटा अगर गाँव है तो 5, वैसे कम से कम 7 से लेकर के 10, 11, 12, 13, 14, 15 सदस्य होते हैं, यानी वार्डों में बटा होता है। यही सारे सदस्य
और ग्राम प्रधान मिल करके ग्राम संसद का निर्माण करते हैं। और जब भी कोई निर्माण और विकास कार्य की चीज़ें होती हैं तो जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में मंत्री मिनिस्टर्स बनते हैं, वो कि ये निर्माण मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये रक्षा मंत्री हैं, इस तरह से वो उनमें भी चुनाव किया जाता है कि निर्माण की चीज़ें कैसे क्या की जाएंगी। तो वहाँ पर आप समझ गए होंगे बात को, ये सेम संरचना वहाँ पर आपको ग्राम सभा में दिखती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि ग्राम प्रधान का जो प्रतिनिधि होते हैं वो इतने प्रभावशाली होते हैं कि ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती, या जो संसद होती है वो आंशिक रूप से दबी सी रहती है, वो प्रधान के आगे स्टैंड नहीं कर पाती, या कहिए कि प्रधान के खुद के उनके उम्मीदवार होते हैं तो प्रधान के किसी कार्य में वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था, जैसे अभी कोई प्रधानमंत्री जैसे आदरणीय मोदी जी सर हैं, अभी क्या है वो पूरी तरह से जो निर्णय लेना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बाकी अब 90 के दशक के बाद में देखेंगे, जैसे ये जो 74वां संविधान संशोधन हुआ, वो उसमें आप देखेंगे कि जो आपका पीवी नरसिम्हा राव साहब की जो सरकार थी ये या एसडी देवगौड़ा की सरकार बनी, या जो भी उधर के बाद में 90 के बाद के दशक की सरकारें, जो 90 के बाद की जो सरकारें बनी, सब गठबंधन की सरकारें थी, कोई स्ट्रांग सरकार नहीं थी। लेकिन आज की डेट में देखिए मोदी जी की सरकार है, जो निर्णय लेना चाहें पूरी तरह से ले सकते हैं। आप इसी विधेयक को लेकर के आप देख लीजिए तो उसमें आप दिखाई देगा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी संसद में जब लेकर के आते हैं तो लोकसभा से तो उनका बहुमत रहता है, पारित करा लेते हैं, कि राज्यसभा से फेलओवर हो जाता है। ये आपका जैसे 74वां संविधान संशोधन भी फेल हो गया था, वहाँ पे राजीव गांधी जी ने इसको भी 73वें संविधान संशोधन के साथ ही लेकर के आए थे संसद में, लेकिन संयोग से वो पास नहीं करा पाए। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा सुधार करते हुए पीवी नरसिम्हा राव ने इसको 92 में अपने लाए और फिर उसको पारित करा लेते हैं। तो ये सब कुल बातें होती है कि मजबूत इच्छा शक्ति, तो यानी कि संसद का निर्माण वहाँ पे भी होता है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इसी तरह से ग्राम सभा के जो क्षेत्र, जो नगरीय क्षेत्र होते हैं बच्चों शहर में, वो वार्डों में बटे होते हैं। ठीक है, ग्राम भी वार्डों में बटा होता है, शहरी क्षेत्र भी वार्डों में बटे होते हैं। और वार्ड के प्रत्येक सदस्यों के बारे में यहाँ पर वही बात बताई गई है यहाँ पे कि चुने जाते हैं और वही जो है अपना जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, यानी उसी क्षेत्र को वही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब वही कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सॉरी जो वार्ड हैं उनको वार्डों में कन्वर्ट करने की बात कह रहा है, विभाजित करके उन्हें वार्ड कहा जाएगा। ठीक है, क्षेत्र को करेंगे। आगे है ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है। ठीक है, वहाँ पर वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243 यस में वार्ड समिति के गठन क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। ठीक है, होता क्या है कि जहाँ पर जनसंख्या जिन शहरों की 3 लाख या 3 लाख से अधिक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वार्डों को, वार्ड जो होते हैं, वार्ड मैंने बताया ना कि कई वार्डों में बटा होता है, एक जिला जो है लगभग 25-30 वार्डों में बटा रहेगा, छोटा बड़ा जिस तरह से हो उस हिसाब से संख्या बढ़ जाएगी। ग्राम सभा छोटी बड़ी हो उसी तरह हिसाब से वहाँ पर जैसे सदस्यों की संख्या कम ज़्यादा थी, सेम ऐसी स्थिति यहाँ पर वार्डों में भी देखेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि वार्डों के जो सदस्य हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, 3 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अगर हैं तो उनमें क्या है, या तो एक वार्ड के या मर्ज करके 2 वार्ड के, या जैसा भी वो कर पाएँ तो वो मर्ज करके अगर 2 वार्डों के एक मतलब एक समिति का गठन किया जाता है। और वो समिति क्या करती है, लेकिन वो इसके लिए कंडीशन यही बताए ना, 3 लाख या 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वो शहर हों तो वे समितियाँ गठित की जाती हैं। और समिति क्या करती है, अपनी संस्तुति देती है, अपनी बात को कहती है। और किस चीज़ के लिए समिति गठित की जाएगी, विकास और डेवलपमेंट के लिए। तो समिति अपनी सिफारिशें देती है और वो सिफारिश राज्य विधानमंडल को जाता है, राज्य विधानमंडल उस हिसाब से कार्य करता है। क्लियर? तो यही बात यहाँ बताई गई कि अनुच्छेद ये पूछा जाएगा वार्ड समितियों का गठन कैसे किया जाता है, तो वार्ड समितियाँ वही अपना सुझाव देती हैं। समितियाँ, वार्ड समितियाँ अपना सुझाव देती हैं कि क्या करना है, कैसे विकास होना चाहिए, क्या उन्नति के लिए और ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये बात राज्य विधानमंडल के समक्ष जाती है और राज्य विधानमंडल जो है इस पर फिर निर्णय आगे लेते हैं वो। ठीक है, तो ये पूछेगा आपसे कि वार्ड समितियाँ किस अनुच्छेद में आपको दिया गया है, तो अनुच्छेद 243 यस के अंतर्गत है ये। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए आइए कुछ और जानते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों?
ऐसा तो नहीं कि आप लोग बोर हो रहे हो, इसको सीरियसली समझिएगा। थोड़े से ये तथ्यात्मक चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है रोचक लग रहा होगा गांबर का। चलिए ठीक है, फिर भी देखते हैं। अब यहाँ पे अनुच्छेद में स्थानों आरक्षण के बारे में, आरक्षण वही वाला हिसाब किताब है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षण के संदर्भ में था। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था, SC ST और महिलाओं को तीन को आरक्षण मिला है ग्रामीण क्षेत्रों में। 73वें संविधान संशोधन की तरह 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाएं जो हैं इनमें भी आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को ही मिला है। आरक्षण का प्रावधान ये किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद में है, ये थोड़ा आपके लिए जरूरी है। अनुच्छेद 243T में, अनुच्छेद 243T में क्या है, आरक्षण के बारे में बात किया है। अब जैसा जिस हिसाब से जो नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या के होगी अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की। अब देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ, मैंने लास्ट डे बताया था आपको कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य था कि जहाँ पर अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। याद है या भूल गए? याद है ना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या नहीं है, किसकी, SC की जनसंख्या नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर आरक्षण इस नाते उनको नहीं दिया गया है। और यहाँ पर संविधान में लिखा गया है कि जिस हिसाब से उसमें उस राज्य में जनसंख्या होगी SC ST की, उसके परिप्रेक्ष्य में उनको आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। बाकी सभी जगहों पे 5 साल बाद वो आरक्षण का वो सिस्टम है, वो सर्किल चलती रहती है, ठीक है। और बहुत सारे राज्यों में क्या है, OBC को आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था ग्राम पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। जो हमारे BC कैटेगरी के भाई हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के जो जितने भी लोग हैं, यानी पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण हमारे यहाँ दिया गया है। उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब 73वें संविधान संशोधन में स्थान दिया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में। उसी तरह से विधानमंडल ने नगरीय क्षेत्रों में भी, नगर पालिकाओं में भी आरक्षण दे रखा है कि यहाँ पर BC को आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो बात ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है कि जहाँ पर OBC को आरक्षण ग्राम पंचायतों में भी है और नगरीय क्षेत्रों में है। लेकिन ये स्पेशली मतलब इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है कि इस तरह से BC के लिए कुछ प्रावधान किया जाए। अगर राज्य विधानमंडल चाहता है तो अपनी अपनी जगह पे कर सकता है, लेकिन SC ST के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व किया गया है। दूसरी चीज़ है कि ये तो बात हो गई SC ST के लिए, जिस अनुपात में उनकी जनसंख्या होगी उस हिसाब से उनको सीटों का निर्धारण उनको किया जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें उनके इसमें क्या चुनाव लड़ने में वार्डों में भी होगी, और इनके जो नगर पालिका अध्यक्ष होंगे उसमें भी ये रूल वर्क करेगा। बात समझ रहे हैं ना, ये रूल वहाँ पे भी वर्क करेगा कि ऐसा नहीं कि बस केवल सदस्यों के लिए, ये बात वहाँ पर भी आपको वर्क करेगा। जब अध्यक्षों का चुनाव होगा तो वहाँ पर भी वर्क करेगा। दूसरी चीज़ है कि जो टोटल सीटें नगर पालिका नगर पंचायतों की होंगी उसमें क्या होगा बच्चों, 1/3 पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिजर्व रखा जाएगा। कितना, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। और जो SC की सीटें रखी जाएंगी, SC की जितनी सीटें रखी जाएंगी, SC अगर मान लो 100 सीटें हैं, इमेजिन करिए बच्चों 100 सीटें अगर हैं, ठीक है, उसमें से अगर आप 30% सीटें है ना, 30% सीटें मतलब मान लीजिए SC के लिए, SC ST के लिए रिजर्व है, ठीक है, 30% सीटें एक मिनट के लिए मान लेते हैं रिजर्व है, तो यानी 30 सीट हुई। तो इस 30 सीट में से 1/3 पर जो SC ST को आरक्षण दिया गया, सीटें रिजर्व की गई, उसमें से 1/3 महिलाओं का होना मस्ट है। क्या समझ में आया? यानी कि 30 जो सीटें रिजर्व की गई SC ST के लिए, उसमें से 1/3 महिलाओं का होना अति आवश्यक है, ठीक है। और टोटल जो सीटें हैं, जैसे 100 सीटें हैं, इसमें से 1/3 1/3 महिलाओं का होना अति आवश्यक है। यानी कि अगर 100 में हम मानेंगे तो 1/3 लगभग करीब में 33 के करीब में आंकड़े हमारे जाएंगे, तो 33 सीटें क्या होंगी, महिलाओं के लिए होंगी। और ये 33 सीटों में आपकी SC की महिलाएं भी ऐड हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि 33 सीटें केवल महिलाओं की होंगी, फिर इसके बाद में जो 10 सीटें आपकी उसमें आ रही महिलाओं की SC की, उसको मेंशन करेंगे तो आपका 33 और 10 आपका 43 हो जाएगा। तो ये नहीं, ऐसा नहीं, टोटल यानी SC की महिलाओं को लेकर के और अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाओं को लेकर के टोटल जो महिलाओं की पूरी जनसंख्या जो होगी वो 1/3 होगी। समझ रहे हैं इन बात को? टोटल जितने भी सीटें हैं 100 सीटों में से 33 सीटें महिलाओं की होंगी, उसमें SC महिला की सीटें भी मेंशन होंगी।
ठीक है। ये नहीं कहा गया है कि 1/3 महिलाएं होंगी, यानी 33 महिलाएं होंगी, और फिर जो SC के लिए रिजर्व है जो 30 सीटें मान लिया मैंने अभी बताया था, उसका 1/3 यानी 10 हो जाएगा, तो वो आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, है ना। वो टोटल करके 1/3 यानी पूरी जितने भी लोग चुन करके आएंगे, 100 लोग चुन करके आ रहे हैं, तो उसमें से क्या होंगी, 33% महिलाएँ होंगी, और उसमें SC वाली महिलाएँ भी जो रिजर्व हैं वो भी होंगी। समझ में आई बात। ये थोड़ी बारीकी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये बात थी। और इसके बाद में फिर नगर पालिकाओं की अवधि है बेटा, तो निश्चित तौर से जिस दिन से वो शपथ लेते हैं, जिस दिन से अपना वो कार्य उनका शुरू होता है, उस दिन से पहले दिन से लेकर के लगभग 5 वर्षों तक उनका कार्यकाल चलता है। जैसे हर जगह पे हमारे यहाँ होता है, तो 5 साल का कार्यकाल उनका चलेगा, है ना। और बीच में अगर कोई खंडित भंग हो जाते हैं तो फिर उसमें चुनाव कराए जाएंगे। यही प्रक्रिया सेम जो ग्राम पंचायतों की है वो यहाँ पर भी है आपको। सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, तो सदस्यता के लिए अयोग्यताओं का सेंस वही है जो सेम व्यवस्था आपके लिए है, यानी कि राज्य विधानमंडल जो अपनी व्यवस्थाएं समय समय पर बनाएगा उसके लिए होगा, और व्यक्ति को विधानसभा के सदस्य होने के लिए जो एक निर्वाचन होने की जो योग्यता होती है सेम वही यहाँ पे भी फंक्शन करेगा। कुछ विशेष अंतर नहीं है, तो आप उसमें से देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में कि जो योग्यताएं उसमें डिटेल में बताई गई थी, तो वहाँ से आप लोग इसको मेंशन कर लीजिएगा। अगला है नगर पालिकाओं के कर अधिरोपण करने की शक्ति, यानी कि नगर पालिका जो टैक्स कर लगाती है बच्चों, उसके संदर्भ में है। तो यहाँ पे क्या करेगी नगर पालिका, आपको बहुत सारे टैक्सेस का भी निर्माण कर देती है। जैसे आप देखेंगे पथ कर वगैरह लगा देना, अक्सर आप जब सिटी में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर क्या जितने भी ऑटो वाले हैं और तमाम सारी तरह की जो व्यवस्था है वहाँ पर क्या टैक्सेज वगैरह ले लिए जाते हैं। तो टैक्स वगैरह लेने का, कर का आरोपण करने का, मकान कर, हाउस कर का जो लेने का, ये सारी जो शक्तियाँ हैं वो नगर पालिका के पास सुरक्षित हैं, ये इनके पास रहती हैं। जैसे अभी आपने ग्राम सभा के बारे में भी देखा, तो उसमें भी देखा था कि कुछ पावर्स उनको दी गई हैं कि जैसे मेले पर वगैरह पे टैक्स लगाना, तमाम सारे उनके पास भी पावर होती है। तो नगर पालिका चूंकि शहरी क्षेत्र होता है तो इनके पास क्या होती है बच्चों, ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, ज़्यादा पावर होती है। किस चीज़ के लिए, जो है वित्त को लगाने के लिए, यानी कि किसी भी तरह का शुल्क है, पथ कर है, फीस कर है, ये तमाम सारी जो है नगर पालिकाएँ जो है कलेक्ट करती हैं। और इनका जो है फिर वितरण होता है, जो पैसे कलेक्ट करते हैं ये राज्य मतलब जो है वित्त कलेक्ट हो करके फिर राज्य में और नगर पालिकाओं में वितरित किया जाता है। ऐसा नहीं कि सारे पैसे का धन का ये अपने पास उपयोग कर लेंगे, तो उस पर राज्य सरकार जैसा अपना निर्देशित करती है उस हिसाब से ये करते हैं। तो कुछ ये इसके संदर्भ में आपकी बातें थी, ठीक है। अब अगला है राज्य वित्त आयोग है, ठीक है। वित्त आयोग के बारे में अब देखिए वित्त आयोग क्या करता है, इसमें बात वही की गई जैसे अभी हमने बताया था कि ग्राम पंचायतों में लास्ट डे कि ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग के बारे में क्या कहा गया था, 243 यानी 243 आई में राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग जो ग्राम पंचायतों के लिए जो कार्य करेगा उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर मेंशन क्या कर दिया गया, 243 वाई में ये बात कह दी गई है कि जो 243 आई में जो वित्त आयोग है वही कार्य करेगा, मतलब सीधा इसको इंडिकेट कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 243 वाई में यह उपबंधित करता है, यानी 243 वाई, ठीक है, यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 243 आई के अधीन पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनराविलोकन करेगा, ठीक है, पुनर्विलोकन करेगा तथा अपनी सिफारिशें राज्यपाल को देगा। यानी कि जो ग्राम पंचायतों के लिए वित्त आयोग जैसा कार्य कर रहा था उसी तरह का कार्य यहाँ पर भी नगर पालिका के लिए, नगर निगम के लिए भी कार्य करेगा, ठीक है। ये बातें सीधे अनुच्छेद 243 आई में यही बात बता दी गई है कि वित्त आयोग जो 243 आई में है जो कार्य ग्राम पंचायतों के लिए कार्य करता है वही कार्य इसके लिए भी करेगा, नगर पंचायतों के लिए भी कार्य करेगा, और उसकी सिफारिशें जो सिफारिशें होंगी वो राज्यपाल महोदय को जाएंगे, फिर राज्यपाल महोदय उसके हिसाब से अपनी सिफारिशें मंडल को रखेंगे, मतलब बताएंगे, और फिर उस हिसाब से जो भी पार्लियामेंट डिसीजन लेगी विधानमंडल उसके विधान के हिसाब से फिर आगे की कार्य संचालित होंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको समझे होंगे। आगे देखते हैं बेटा नगर पालिकाओं का निर्वाचन, ठीक है। नगर पालिकाओं का निर्वाचन कैसे होता है इसके बारे में आप देखिए भाई, देखिए जो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में था क्या कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम सभा में जब आप सदस्यता रहेगी आपकी तभी आप उसमें चुनाव लड़ सकते हैं या मतदान कर सकते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगी। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का जो कार्य होगा ये कौन करेगा, निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही करता है, राज्य निर्वाचन आयोग भी यही करता है,
है, और जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सभी जगहों पे यही बात होती है। तो यहाँ पर नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का कार्य करेगा। उसके सभी निर्वाचकों को संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यानी कि पंचायतों के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग जो गठित है उसके अनुच्छेद 243 के में इसके बारे में सारी नियमावली और जो नामांकन वगैरह है वो सारी चीज़ें इसमें उल्लेखित है। ये राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के लिए कार्य करेगा। आगे है राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर, अगर राज्य का विधानमंडल यानी कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे जिस राज्य का विधानमंडल वो नगर पालिका है उस राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित विषयों से संबंध उपबंध कर सकेगा। ठीक है, तो यह पूछता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित विषयों के संबंध में उपबंध करेगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है, यानी कि ऐसे सीधे सीधे आप शब्दों में कहें कि राज्य विधानमंडल जो है नगर पालिकाओं के लिए कोई कानून बनाना चाहता है, कोई विधि बनाना चाहता है, तो किस अनुच्छेद के तहत करेगा, तो अनुच्छेद 243 ZA के तहत इसका उल्लेख किया गया है। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 243 ZA ठीक में कहा गया है। आगे है बच्चों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 243 ZG या इसी को Y6 कह सकते हैं, Y6 के द्वारा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप से निरुद्ध करता है। मैंने बताया था ग्रामीण क्षेत्रों का जो चुनाव होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो और चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो। अभी मैंने कल लास्ट डे में काफ़ी हम लोग इस पर लंबी चर्चा कर चुके थे कि भाई निर्विरोध चुनाव हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इस पर भी देखने की आपको विषय वस्तु थी। लेकिन न्यायपालिका के बारे में मैंने बताया था इसमें हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा गया है। तो इसमें भी नगर निगम में भी आपका वही बात बताई गई है बच्चों कि 243 ZG में ये कहा गया है, या इसको हिंदी में कहें तो Y6 में ये उपबंधित करता है कि न्यायालय को हस्तक्षेप से निरुद्ध किया जाता है कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी थी जो कि इसके लिए महत्वपूर्ण विषय था। अब इसके अलावा बच्चों इसमें जो महत्वपूर्ण है वो जिला योजना समिति है और महानगर योजना समिति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों के आर्टिकल्स आपको अनुच्छेद याद रखिएगा, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। पूछेगा जिला योजना समिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, बात कही गई है तो अनुच्छेद 243 ZD याद रहे, ZD। और ये महानगर योजना समिति ZE, हाँ CDE उसके एक क्रम आगे बस जाएगा। तो जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति, तो ये है क्या बच्चों, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। एक्चुअली क्या है कि ये जिला योजना जो समिति आपकी है ना, सेम ऐसे जैसे फीचर करता है जिला योजना समिति का, वही फीचर जो है आपका महानगर योजना समिति का भी है। इसमें करते क्या है, पंचायतें और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजना को समेकित किया जाता है। क्या किया जाता है, पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा। जैसे मान लो अगर ये अब यहाँ पे महानगर योजना समिति क्यों कहा गया, भाई मेट्रोपॉलिटन सिटी वही बात हो गई ना, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ये बड़े बड़े जो शहर हैं इनके बारे में बात कर रहा है, इसके लिए यहाँ पर ये उपबंधित कर दिया गया। बाकी सेम शहरों में यही होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा ग्राम पंचायत की बात, पंचायत जो है इसको, और प्लस जो है नगर निगम को, नगर निगम, ठीक है, या नगर पालिका, जो भी हो, नगर पालिका ही ले लेते हैं, नगर पालिका, ठीक है। इनकी बातों को जोड़कर मतलब जो है समेकित करके, दोनों को समाहित करके इनके जो प्रोजेक्ट होंगे, इनकी जो एक तरह से धन की जो अर्निंग हुई होगी या इनको जो धन की ज़रूरत हुई होगी, इसको मतलब जो है इनकी योजनाओं को दोनों को मतलब कोई प्लानिंग है तो उनको दोनों को समेकित करेंगे और समेकित करने के बाद में पूरे ज़िले के लिए, ठीक है, समेकित करने के बाद पूरे ज़िले के लिए एक विकास योजना का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, चूंकि शहर से जैसे हटेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र भी तो आ जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं और शहरी क्षेत्र की योजनाओं को समेकित करके कौन करने का कार्य करेगा, जिला योजना समिति करेगी, यानी पूरे जिले के विकास को ध्यान में रखेगी ना। तो ये ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को और शहरी क्षेत्र को समेकित करके फिर प्रोजेक्ट बनाएगी और ये किसके पास भेजेगी, राज्य विधानमंडल के पास। राज्य विधानमंडल उस पर अपनी स्वीकृति जिस रूप में देना चाहेगा वो उस रूप में देगा। यही सेम प्रक्रिया कहाँ पे होगी, महानगर निगम
महानगर योजना समिति के अंतर्गत भी होगी। 243 ZE में भी यही बात बताई जाएगी, कही गई है कि वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जिला योजना समिति और सब मिक्स करके अपना कार्य करेंगे और वो अपनी समिति सिफारिश देगी, उसके हिसाब से राज्य विधानमंडल को जो भी निर्णय लेना होगा उसके परिप्रेक्ष्य में वो निर्णय लेकर के अनुमोदित करके उसको देगी। और इन दोनों समितियों में एक चीज़ और भी देखना है कि इन जो समितियाँ बनेंगी इनमें जो सदस्य होंगे वो दोनों सदस्य जो है आपके उन्हीं लोगों में से आएंगे जिनमें से कि आप क्या कह सकते हैं उनको कि कुल सदस्यों की जो टोटल संख्या होगी, यानी कि इनकी जो सदस्य यानी कि जिला योजना समिति के जो सदस्यों की संख्या होगी इसमें और महानगर योजना समिति में जो सदस्यों की संख्या होगी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें आपका होगा 4/5 हिस्सा, यानी कि 4/5वां हिस्सा जो है ये क्या वो नगर निगम और ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा ही भरी जाएगी। जिला योजना समिति के जो सदस्यों की संख्या होगी उस टोटल ये जो समिति के सदस्यों की संख्या होगी उसमें से 4/5 हिस्से किसके होंगे, जो है ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों के सदस्यों के द्वारा उसमें भरे जाएंगे। और सेम वही कंडीशन आपकी महानगर निगम के लिए होगी। इसमें 2/3 सदस्य जो होंगे, 2/3 सदस्य जो होंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे, महानगर की समितियों से जो लिए मतलब समिति के जो मेंबर होंगे वो जो नगर निगम जो मेंबर होंगे यानी कि जो सदस्य होंगे उन्हीं से चुना जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात थी। तो ये तो कुल लगभग करीब में आपको सारे तथ्य हमने बताने का प्रयास किया और लगभग करीब में सारी चीज़ें समाहित भी हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा पूरी तरह से, और भी मेहनत करिए, प्रयास करिए। देखिए ये सब क्रिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, क्रिटिकल चीज़ें हैं, इसमें लंबा समय लग जाता है समझने में और बताने में। आप खुद थोड़ा प्रयास करिएगा और हम लोग जो बता रहे हैं लगभग करीब में सारी चीज़ें आपको सारे तथ्य दे दिए गए हैं। अब इसमें से कुछ एक चीज़ें ही होंगी जो कि आपको स्वतः पढ़ करके ही देखनी होंगी, किताबें उठा करके कोई भी किताब उठाएंगे अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसे किताबों में रहती हैं समझ में ही नहीं आता। जिला योजना समिति क्या है, फिर उसके बाद महानगर योजना समिति क्या है, इसमें क्या कैसे क्या प्रावधान किया गया, किस लिए इसका निर्माण किया गया, सारी चीज़ें आपके पास स्पष्ट हैं। सारे वीडियोस को आप लोग सीरियसली देखिए बच्चों, कमेंट भी किया करिए, कुछ बातें कम से कम बताइए, कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूरी हो। आप लोग तो वीडियो देखते हैं बट कोई कमेंट नहीं करते, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ नहीं है। यदि आप देखें तो कुछ तो बताएं उसके संदर्भ में, जिससे कि और जो बच्चे सीरियसली रेगुलर देख रहे हैं, डेफिनेटली कुछ बच्चे देख रहे होंगे इस चीज़ को सीरियसली, तो वो बेटा बताया करें कम से कम कि उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या नहीं अच्छी लग रही है। यदि उनको सब अच्छा लग रहा है तब भी वो बताएं, यदि नहीं कुछ अच्छा लग रहा है तो भी बताएं। इतने व्यूज़ आते हैं, आप लोग देखते हैं, तो कम से कम उसको बताते रहिए। खूब मेहनत से पढ़िए। अभी क्वेश्चन की सीरीज़ भी हम लोगों की जो चल रही है वो भी आप लोगों को मिलती रहेगी समय समय पर। अपना मूल्यांकन आप करते रहिए। आप डिस्क्रिप्टिव जो आपके लेक्चर्स हैं उसको आप सुनिए, उसके बाद में टेस्ट पेपर को दीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए क्लासेस के साथ उपलब्ध हम लोग आपके सामने उपस्थित होंगे, और अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो हम लोगों का न्यायपालिका के संदर्भ में होगा। न्यायपालिका के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, उसकी गूढ़ता को समझेंगे कि कौन कौन से बिंदु हैं, कैसे कैसे नगरपालिका अपना न्यायपालिका अपना कार्य करती है, इन सब बिंदुओं पे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद।